हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये एमपीपीएससी 2020 का जो फर्स्ट पेपर है उस पर आधारित ये पूरी सीरीज चल रही है, जिसका ये 14वां भाग है। और ये पूरा नया सिलेबस जो कि 2020 में राज्य लोक सेवा आयोग ने जो जारी किया था उसके अकॉर्डिंगली मैं पूरा का पूरी ये सीरीज लेके आया हूँ, जो कि पूरे फर्स्ट पेपर पर आधारित मैंने बनाई है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सीरीज पूरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस कवर हैं जो कि फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें सभी ग्रुप्स में, सभी विद्यार्थियों के पास में जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास में जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप का ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी ग्रुप हो सभी ग्रुप्स में आप इसको शेयर कीजिए इसके लिंक को, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी देख पाए। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहिए, उसके लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। तो चलिए ये शुरू करता हूँ 14वां भाग, जिसमें कि अगले 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने कवर किए हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आ गया आपको इस वीडियो का। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 या फिर आर्टिकल 50। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 43। ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आर्टिकल 43 के तहत ये पूरा का पूरा लागू किया गया है। और इस आर्टिकल 43 में जितने भी काम करने वाले मजदूर हैं और जितने भी कुटीर उद्योग से जुड़े हुए मजदूर हैं, उन सबों को प्रोत्साहित करने के लिए ये मनरेगा कार्यक्रम चलाया गया है। याद रखिएगा, जितने भी मजदूर वर्ग हैं उनके लिए ये मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नगर रोजगार गारंटी योजना, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंगली ये संचालित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। गणतंत्रीय अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकन में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित हो, या फिर सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, या फिर एक ऐसी सरकार जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की हो। तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए इसमें से कौन नहीं है, ठीक है ना। संबंधित रिपब्लिकन के लिए संबंधित कौन सा नहीं है? तो वो है ये जो है सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान निहित हो, यानी कि उसमें निर्वाचन हो, और निर्वाचन मतलब कि जनता के द्वारा चुनी गई ऐसी सरकार हो जो कि जनता ही उसका प्रतिनिधि रहे और जनता उसमें उस सरकार को चुनने में भाग लें। वो रिपब्लिकन नहीं कहलाता है। याद रखना, रिपब्लिकन वो कहलाता है जो कि जिसपे कि एक व्यक्ति विशेष का उस क्षेत्र में राज होता है, ठीक है ना। तो ये सारे ट्रू हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आपको ब्रिटिश, ठीक है ना, जो ब्रिटेन है उसको उससे मालूम पड़ जाएगा। जो यूके यूनाइटेड किंगडम है वहां पर अभी भी राजाशाही चलती है, वहां पे एक राज्य का एक प्रतिनिधि का ही पूरा राज चलता है। बाकी भारत में पूरा का पूरा प्रजातंत्र है, और प्रजा के मतलब कि जनता के द्वारा ही निर्वाचित व्यक्ति ही सरकार को चलाता है। तो ठीक है, तो दिस इज द इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, नॉट द रिपब्लिकन कंट्री। रिपब्लिक कंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे कि यूके वो रिपब्लिकन कंट्री है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। दूसरा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। या फिर सी, लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के बाद में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। या फिर राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, यानी कि इसमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है बी। देखो, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से नहीं होती है, धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा से होती है, जहां पे कि जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं
वहां से, ठीक है ना, प्रतिनिधि यानी कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, ठीक है ना, लोअर हाउस से धन विधेयक की शुरुआत होती है। धन विधेयक यानी कि बजट, ठीक है ना। और इस बजट के लिए क्या करना पड़ता है, ये बजट किस अनुच्छेद के अनुसार होता है, तो ये होता है आर्टिकल 110 संविधान का जो आर्टिकल है, ठीक है ना, अनुच्छेद 110 के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, ये विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है ना। जब ये एक बार लोकसभा में पेश हो जाता है, देन उसके बाद में फिर जाता है ये राज्यसभा में, और राज्यसभा को इसको 14 दिन के अंदर, 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को, और 14 दिन में इसमें सहमति जतानी पड़ती है। अगर उसको सहमति नहीं होती है तो 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिक, अगर 14 दिन निकल जाते हैं तो 14 दिन निकलने के पश्चात में ये ऑटोमेटिकली स्वतः ही पारित माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पूरे के पूरे फैक्ट हैं धन विधेयक के बारे में। ठीक है, इसलिए धन विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में नहीं जाता है, लोकसभा में जाता है। ठीक है ना, लोअर हाउस में। और ये जरूर याद रखना, अनुच्छेद 110 के अकॉर्डिंगली राष्ट्रपति लोकसभा में, ठीक है ना, लोकसभा में ये धन विधेयक पेश करने की सहमति प्रदान करता है। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू होती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या फिर प्रोहिबिशन, अधिकार, प्रक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना, प्रतिषेध यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र, ठीक है ना, यहाँ पे कि कार्रवाई लंबित हो, ठीक है ना, उस दिशा में ये जो कार्रवाई है इसको कहा जाता है प्रतिषेध। ठीक है ना, इसको इस दिशा में ये चीज लागू की जाती है। ठीक है ना, रिट न्यायालय उस समय ये प्रस्तुत होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। तो फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप आज ही, और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी लेकर आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स की फुल लेंथ टेस्ट। इसमें आपको मिलेंगे 50 से ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट, और एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। यही नहीं, टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। तो आइए जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अनअकैडमी के साथ में आप अपने प्रिपरेशंस के जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं, और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पे भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स। इस रिवीजन बैच में होगा लाइव थ्योरी रिवीजन दिन में, और रात में होगा लाइव एमसीक्यू रिवीजन बाय सेम एजुकेटर्स। दूसरा बैच होगा डेली सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू लाइव रिवीजन हर दिन। इन दोनों बैचेस में आपको 20 से ज्यादा फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। आप अपनी तैयारी के हिसाब से कोई भी बैच से पढ़ सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको मैं फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव एक्सेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इन सभी कोर्सेज के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अनअकैडमी पर आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं सभी कोर्सेज का एक्सेस। अब एक एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन और सारे कोर्सेज आपके मोबाइल में। क्या आप रिवीजन कर रहे हैं और अपना रिवीजन अपनी स्पीड में करने के लिए आप रिकॉर्डिंग रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड
रिवीजन सेशन मिलेंगे जिनमें आप अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हैं डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आज ही ज्वाइन करें इस सारे बैचेस को। जिन लोगों ने प्रीलिम्स 2020 क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इसमें आप अपना गोल एमपीपीएससी और व्यापम को चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेस को एनरोल करना है और फिर बाद में गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कलर में कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएं। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? मतलब कि वो कौन सी अवधि है जिसके अंदर में ये संकट काल यानी कि जिसको बोलते हैं आपातकाल, ठीक है ना, उसकी घोषणा की जाती है। तो वो ऑप्शन है आपके सामने 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह। कितने दिनों के अंदर में ये आपातकाल की घोषणा की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 1 माह, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि टोटल 30 दिन का समय होता है, इसके अंदर ही अंदर आपातकाल की घोषणा की जाती है। और आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में की जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो है अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 352, ठीक है ना, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अच्छा, उसमें भी आधार होता है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर बेसिस पे ही आपातकाल की घोषणा की जाती है और वो आधार 3 होते हैं। 3 आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। एक तो ये कि कभी युद्ध, किसी दूसरे देश के साथ में कोई युद्ध हो रहा हो तब उसमें आपातकाल लगता है। और दूसरा बाह्य आक्रमण, यानी कि बाहरी किसी क्षेत्र ने अपने देश पर आक्रमण कर दिया है तो आपातकाल की घोषणा की जाती है। या फिर सशस्त्र अंदर में कोई आक्रमण हो गया है, मतलब कि किसी आर्म्स के साथ में कहीं पर आक्रमण हुआ है तो आपातकाल की घोषणा की जाती है। और ये आपातकाल उस कार्य के 30 दिन के अंदर अंदर ये किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 352 के तहत 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी एक्टिविटीज हो रही है तो 30 दिन के अंदर में राष्ट्रपति के द्वारा ये घोषणा की जाती है। अगर राष्ट्रपति 30 दिन के अंदर में ये घोषणा वापस नहीं लेता है तो फिर दोनों सदनों के द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है। ठीक है ना। चलिए, दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसमें वो हस्तक्षेप करता है और फिर उसके अंतर्निहित में जो होता है फिर उसके बाद में आगे की कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा निहित होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों पर लगा रहना, बी जोतों का छोटा आकार, सी उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, या फिर ये सभी। तो क्या कारण है इसके निम्न उत्पादकता के? तो वो कारण है ये सभी, यानी कि ये ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे निम्न उत्पादकता के कारण हैं। ठीक है ना, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारत में किसी अविश्वास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, भौतिक विस्तार, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व, या फिर व्यावसायिक संरचना। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भौतिक विस्तार। ठीक है ना, फिजिकल जो लेआउट होता है यही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी
किस नाम से जानी जाती है? नरसिम्हन कमेटी, रेड्डी समिति, रंगराजन कमेटी या फिर गोईपुरिया कमेटी? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है डी, गोईपुरिया कमेटी के नाम से ये जानी जाती है। और ये कमेटी आरबीआई के द्वारा गठित की गई थी। कब? 1990 में इस कमेटी का गठन हुआ था और इसने अपनी पहली रिपोर्ट 5 सितंबर 1991 में प्रस्तुत की थी आरबीआई के समक्ष। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये आपको याद रखना है। और ये वाणिज्यिक यानी कि बिजनेस बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें जो कस्टमर रिलेशनशिप है ना, कस्टमर सर्विस है, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए, उसमें सुधार हेतु ये कमेटी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, 9वां क्वेश्चन, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? 91, 90, 91, 91, 92, 92, 93 या 93, 94, यानी कि पब्लिक सेक्टर में विनिवेश प्रारंभ हुआ वो वाला वर्ष कौन सा है? तो वो सही आंसर है इसका 91, 92 में ये जो विनिवेश है इसका शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, सार्वजनिक उद्यमों में यानी कि पब्लिक सेक्टर्स में। अगला क्वेश्चन आ गया, गेट का तात्पर्य क्या है? गेट का फुल फॉर्म क्या है? जिनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड या फिर गाइडलाइन फॉर असिस्टिंग ट्रैफिक, गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसका सही उत्तर है। और ये कब से हुआ था चालू? एक्चुअली ये इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो हिंदी में है प्रशुल्क एवं व्यापार पर जो समझौता हुआ था, यानी कि जो बाहर के देशों के साथ में जो व्यापार होता है उस पर ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता है। और ये समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 30 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर 1947 को ये समझौता हुआ था। और उसके बाद में ये लागू किया गया था 1 जनवरी से, 1 जनवरी 1948 से इसको लागू किया गया था। उसके बाद में ये लगातार ये कार्य चलता रहा और इसी तरीके से पूरी की पूरी चीजें आगे बढ़ती रही और इसमें कई समस्याएं भी आई। उस समस्या का निपटारा करते करते एट द एंड 12 दिसंबर 1995 में, ठीक है ना, ये गेट समाप्त कर दिया गया, गेट को खत्म किया गया और फिर आ गया क्या? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई और आगे अब इसी को आगे बढ़ाता है, यानी कि यही WTO ही पूरा ही काम करता है। और ये कब चालू हुआ था? 1 जनवरी 1995 में ये चालू कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये दिसंबर में 95 नहीं, ये 55 में, सॉरी 55 में फिर ये आ गया था, ये 95 तक चला, फिर 55 में WTO ने अपने हस्तक्षेप किया और उसके बाद में इसने उस पूरी की पूरी व्यवस्था को अपने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन इसको निपटारा करते करते इसका अस्तित्व जो चलता रहा 12 दिसंबर 1995 तक चलता रहा। उसके बाद में इसको पूरी तरीके से खत्म किया, फिर WTO ने पूरा इसको टेक ओवर किया और अभी WTO पूरा अस्तित्व में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1955 से इसकी शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण या फिर भूमि में सुधार? तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है अर्थव्यवस्था में जो उदारीकरण होता है, ये असमानता घटाने का कोई उपाय नहीं है। यानी कि कोई भी उदारता दो, कहीं पे भी कोई सब्सिडी दे दो तो उससे असमानता नहीं घटाई जा सकती। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है, किस बेसिस पे किया जाता है? विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर या फिर परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है परिवार। ठीक है ना, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, परिवार के उपभोग और उसके व्यय के आधार पर ही, ठीक है ना, इसमें भारत की निर्धनता का स्तर का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहांतों में आम दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभी नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए क्या उत्तरदायी है? नवीन
प्रवेशी जातियां द्वारा उनके नीड स्तरों का नाश हो गया है, या फिर गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं का उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, या फिर उन्हें मिलने वाले भोजन में कमी आ गई है, या फिर उनका हुआ व्यापक दीर्घ स्थायी और घातक रोग, मतलब उनका जो भी हुआ कोई रोग के कारण उनकी जो आबादी है उसमें कमी आ गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। ठीक है ना। इसमें जो पशुओं के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, जो उपचार दिया जाता है, उस समय जो दवाई दी जाती है, ठीक है ना, उस कारण से वो जो औषधि है वो उनके लिए हानिकारक है और धीमे धीमे करके वो पूरे गिद्धों की कमी आ रही है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों को स्थानीय लोगों का जीवन भार एकत्रित करने के लिए उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? बताइए कौन सा क्षेत्र है जो कि आरक्षित क्षेत्र कहलाता है और स्थानीय लोग उसको उपयोग में नहीं ला सकते? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यानों में, या फिर रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्री भूमियों में, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्यों में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है नेशनल पार्क, जो कि पूरी तरीके से आरक्षित क्षेत्र होता है और इसको आम स्थानीय लोग इसमें जीव भार एकत्रित करने के लिए उनको अनुमति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, या फिर म्यांमार? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो म्यांमार है वो सार्क देशों का सदस्य नहीं है। ठीक है, और ये सार्क देशों के जो सदस्य हैं वो कितने देश हैं? टोटल 7 देशों का ये एक समूह है जिसको कि सार्क देश कहते हैं। और इसमें वो 7 देश कौन कौन से हैं ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको मैं क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो सार्क देश में पहला देश जो है वो अपना भारत, प्यारा भारत। उसके बाद में मालदीव, मालदीव के बाद में पाकिस्तान। ठीक है ना, ये आपको पूरा याद रखना है। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है ना, और उसके बाद में श्रीलंका, श्रीलंका है, फिर भूटान, ठीक है, और नेपाल। तो ये 7 देश हैं जो कि सार्क देश के जो ग्रुप है उसमें शामिल है। अच्छा, सार्क देश की स्थापना, ये सार्क जो ग्रुप है, ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में, 1985 में हुई थी और दिसंबर में की गई थी। 8 दिसंबर 1985 में सार्क देशों की सार्क समूह की स्थापना की गई थी और ये हुई थी ढाका में। ढाका में इस पूरे के पूरे सार्क ग्रुप की स्थापना की गई थी। उसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 85 में ही किया गया था और वो हुआ था दोहा में। दोहा में हुआ था 85 में। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये दक्षिण एशियाई क्षेत्र का एक संगठन है, ठीक है ना, जिसको SAARC, ठीक है ना, SAARC बोलते हैं। ठीक है ना, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। ठीक है, ये हिंदी में बोला जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है कौन सा? भू राजस्व, मनोरंजन, पथकर, या फिर ये सभी? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ये अपन को बताना है। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। ठीक है ना, ये सारे के सारे टैक्स राज्य सरकार लगा सकती है। भू राजस्व कर, मनोरंजन कर और पथ कर, यानी कि ये प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ठीक है ना, और ये जो हो गया ये एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया और ये रोड टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे कर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका सही उत्तर है 2। 2 अधिवेशन होते हैं, एक तो शीतकाल होता है और एक ग्रीष्मकालीन होता है जो कि मानसून होते हैं, जिसको मानसून बोलते हैं। ठीक है ना, मानसून सत्र होता है एक, और एक होता है शीत सत्र। ठीक है ना, जिसको कि अपन हिंदी में बोलते हैं शीत सत्र। तो ये 2 काल होते हैं, पहला और दूसरा। ये दोनों काल विधानसभा में होना, मतलब कम से कम 2 काल होना अनिवार्य है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था कौन? हेनरी विवियन डेरिजियो, कर्नल अकॉल्ट, एनी बेसेंट, या राजा राममोहन
राय। तो इसका सही उत्तर कौन है? तो इसका आंसर ए है, हेनरी विवियन डेरिजियो। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, पुरुष कबड्डी विश्व कप 2014 में खिताब किस देश ने जीता था? पाकिस्तान, भारत, ईरान या फिर न्यूजीलैंड? तो इसका सही उत्तर क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो वो है इंडिया। इंडिया ने जीता था ये विश्व कबड्डी का जो प्रतियोगिता होती उसका खिताब। अगला क्वेश्चन आ गया, जर्मनी की फार्मूला 1 रेस सेबेस्टियन बैटल की टीम का क्या नाम है? फोर्स इंडिया, रेडबुल, फेरारी या फिर लोटस? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, रेडबुल। दिस इज द करेक्ट आंसर। यही है उस टीम का नाम जो कि जर्मनी की फार्मूला 1 रेस सेबेस्टियन बैटल है, ठीक है ना, उसी टीम का नाम है ये। अगला क्वेश्चन आ गया, समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैटकॉफ, लॉर्ड मैकॉले या फिर लॉर्ड रिपेन? तो इसका सही आंसर कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो वो है चार्ल्स मैटकॉफ। इन्होंने ही समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, शतरंज के नए विश्व चैंपियन मैग्नास कार्लसे किस देश के हैं? रूस, जर्मनी, नॉर्वे या फिर आयरलैंड? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वे के हैं ये, नॉर्वे से ये शतरंज यानी कि चेस खेलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में अधिकांश वर्षा होती है किससे? उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे अवदाबों से या फिर लौटती मानसून से? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है उससे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन आ गया आपको, खालिस्तान अपरिचित और अवांछित को आने से रोकती है जबकि एक खालिस्तान उन वायरस या अन्य सुरक्षा खतरों को से सुरक्षा करते हैं जो हमारे कंप्यूटर को घुसने का प्रयास करते हैं कंप्यूटर में। तो ये दोनों जगह खालिस्तान है, याद रखिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो क्या आएगा यहाँ पर ये बताएं? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन आपके सामने, फायरवॉल, एंटीवायरस प्रोग्राम फायरवॉल या फिर फायरवॉल हैकर प्रोग्राम्स या फिर हनी पोट हैकर प्रोग्राम्स। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। फायरवॉल अपरिचित और अवांछनीय जो भी चीजें होती हैं उनको आने को रोकते हैं, जबकि एंटीवायरस प्रोग्राम उन सभी वायरस और अन्य सुरक्षा की जो खतरे हैं उससे सुरक्षा करते हैं और हमारे कंप्यूटर में जो भी घुसने का प्रयास करता है मलवर्म या फिर कोई भी चीजें, उनको उनसे पूरा रोकते हैं ये दोनों चीजें। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी कंप्यूटर की याच्छादित अभिगमन स्मृति यानी कि रैम, जिसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी की मूल निवेश निर्गम प्रणाली विद्यमान रहती है या फिर वैक्स 780 की आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। एमएस वर्ड का प्रयोग चित्र डाटा संशोधन के हेतु किया जाता है। पेन ड्राइव एक स्थिर द्वितीय भंडारक एकक यानी कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, एक परमानेंट। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब नहीं है, ठीक है ना। ना इसमें चित्र संशोधन होता है, ना कि एक ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और ना ही एक ये। तो ऑल दीज आर फॉल्स, ट्रू इज फर्स्ट वन। ओके। अगला क्वेश्चन आ गया, असेंबलर का कार्य करता है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना या फिर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका आंसर है डी, जो असेंबली लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर, ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को ही असेंबलर का कार्य होता है, जो असेंबलर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, 1 KB 1 किलोबाइट समतुल्य है किसके बराबर है? 1000 बाइट्स, 124 बाइट्स, 1024 बाइट्स, इनमें से कोई नहीं, या फिर 1042 बाइट्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB। याद रखिएगा, ये बाइट्स हैं और ये 1 KB हो गया, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 30वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम को एक लाइन के अनुवाद में
कंप्यूटर की मशीन भाषा में किया गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर? तो किस में किया गया है इसको? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटरप्रेटर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज को में सीखे गए किसी पूरे प्रोग्राम का एक लाइन में पूरा का पूरा ट्रांसलेट करना, ठीक है ना, ये इंटरप्रेटेड का कार्य होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखे। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अन्य सभी लोग इस वीडियो को देख पाएं। लगातार मेरी इस सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला फिर एमपीपीएससी का 30 क्वेश्चंस लेके फिर हाजिर होऊंगा आपको। तब तक लगातार देखते रहिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय दिस वीडियो।